नमस्कार, मैं हूं डीके गोस्वामी और वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बाराबंकी के नवीन मंडी में हम मौजूद हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव था वो अब एकदम अंतिम चरण में है। केवल सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जो मुद्दे थे शायद वो काम कर गए और उसमें जो विपक्षी दल वो मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ये तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन मजबूती के तादाद में वो विपक्ष अब अपने साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि जोड़ तोड़ की जो चीजें हैं वो भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी, लेकिन बाराबंकी की सियासत की अगर बात करें तो चूंकि काफी अरसे के बाद बाराबंकी में कांग्रेस ने इस बार आखिर यह सीट अपने खाते में कर लिया। वहीं अयोध्या की बात करें तो अयोध्या वहां से बीजेपी हार चुकी है, काशी जीत चुकी है, रायबरेली जीत चुकी है और अमेठी जीत चुकी है। यानी हार्ड सीट पर जो दावे थे वो लगभग राहुल गांधी के पूरे हो गए। बाराबंकी में हमारे वरिष्ठ पत्रकार तमाम साथीगण खड़े हैं और यहाँ के बारे में पूछते हैं और यहीं से हम पूरे देश की सियासत तय कर लेंगे कि आखिर क्या लॉजिक चला और क्या मैजिक चला। सर, स्वागत है आपका। आप जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लगा इस बार की जो बेरोजगारी, महंगाई, इसे लेकर जो बाराबंकी के मुद्दे थे, इस बार जो तनुज पुनिया जीते हैं तो क्या आप लोग देखे तो क्या लगा? देखिए बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बाराबंकी का नहीं था, ये नेशनल मुद्दा था। बाराबंकी में जो स्थानीय मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो गए। बात करें तो वर्तमान समय में जो यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जीत दर्ज की है, उनकी जीत का सबसे बड़ा एक कारण ये रहा कि एक समय ऐसा था जब बाराबंकी की जनता बाराबंकी की एक दो क्रॉसिंगों से परेशान थी। उस समय पीएल पुनिया ने यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनवाया था और उसका पूरा क्रेडिट उनको मिला। और उसके बाद अब ठीक उसी समानांतर में एक और क्रॉसिंग की समस्या ने जन्म लिया है, जो बंकी की क्रॉसिंग थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद रहे, तमाम नेताओं ने यहाँ लगातार प्रयास किया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हल न कर पाए। लेकिन अब जनता के मन में ये बात थी कि जब वो जो दो क्रॉसिंग वाला पुल था, अगर उस पुल को पीएल पुनिया बनवा सकते थे तो इस पुल का भी निराकरण तनुज पुनिया या पीएल पुनिया के परिवार से ही संभव हो सकता था। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि तनुज पुनिया ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इसके साथ तनुज पुनिया की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो भी कहीं ना कहीं, एक IITN बंदा जो था जिसने यहाँ पर मेहनत की, 4 बार चुनाव हारा, लोगों ने उसको हार का बेताज बादशाह तक कहा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पथ से अडिग नहीं हुआ, लगातार मेहनत करता रहा। कहावत चरितार्थ हुई है कि कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती। तो तनुज पुनिया ने बाराबंकी में वो सिद्ध किया है और निश्चित ही मेहनत करने वालों को सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जो एक अप्रत्याशित सफलता तनुज पुनिया को मिली है, इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण गठबंधन का साथ होना भी है, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के कारण तनुज पुनिया को एक बड़ी हार मिलती थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां साथ रहीं। कमर कस के जो भी नेशनल स्तर के बयान आए, जो भी नेशनल स्तर की बातें आई, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भुनाने में सफल साबित हुई। इसी का परिणाम है न सिर्फ बाराबंकी भर में बल्कि उत्तर प्रदेश भर में। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाया, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कहीं ना कहीं सामने आई। इसी के बीच में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता में थी, उनके नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं एक ये बात आ गई थी कि जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि उनको पता था कि उनको मेहनत करें चाहे ना करें, वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस बार जनता ने इसको सिरे से नकार दिया और इसके बीच में उनके नेताओं ने तमाम बड़बोले बयान दिए। इसमें से एक सबसे ज्यादा बड़बोला बयान जो चर्चित रहा वो रहा संविधान बदलने वाला। संविधान कोई बदल नहीं सकता है। कांग्रेस ने भी अमेंडमेंट किए थे, संविधान में तमाम चीजें ऐड की गई, बीजेपी ने भी वही बात कही थी। लेकिन जो इनके बड़बोले नेता थे, इन्होंने अपने जो कहते हैं कि सत्ता के मध्य में आकर इन्होंने बयान दे दिया। बीजेपी उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई और ये कहीं ना कहीं जो बीएसपी का भी कोर वोटर था जो बीजेपी को मिलता था, अब वो भी परिवर्तित होकर कांग्रेस के। जब बाराबंकी की सर बात करी जाए तो जो यहाँ पर जो निर्णायक मतदाता था वो क्या, मतलब जो आपका कुर्मी, यादव और मुसलमान? निर्णायक मतदाता किसी जाति में नहीं बटा था। इस बार निर्णायक मतदाता ने पहले ही मन बना लिया था। तनुज पुनिया का नाम जैसे ही सामने आया था उसी दिन उसने मन बना लिया था कि तनुज पुनिया को इस बार वोट देना है। और वही अंतिम समय तक तनुज पुनिया ने हर विधानसभा में जिस तरीके से मेहनत की, वो मेहनत एक युवा ही कर सकता है और उसने सिद्ध किया। तनुज पुनिया ने जिस तरीके से मेहनत की, जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो गया। सर, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ मुकेश जी। मुकेश भैया, जिस तरह से बाराबंकी की अगर बात करी जाए तो क्या आप लोग चूंकि फील्ड में रहे और जो नतीजे आए वास्तव में एक भरोसेमंद नतीजे आए, क्या लगा? आप लोग क्या देख रहे थे बाराबंकी की अगर बात करी जाए तो क्या यहाँ कौन सा मैजिक चला? बाराबंकी में मैजिक चला है, जैसे तनुज पुनिया और इनका राहुल गांधी का जो आना हुआ, उस रैली का कैंसिल होना, लोगों में एक र्यूमर फैला कि किसी ने इसको कैंसिल करवाया है या उनको परमिशन नहीं मिली, तो उसकी वजह से भी लोगों का रुझान रहा कि परमिशन नहीं दी गई है तो भाई क्यों नहीं दी गई है, देना चाहिए था।
और फिर बाद में पता चला कि नहीं, उन्होंने मना किया था, किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन जैसे अखिलेश यादव का कार्यक्रम हुआ तो बढ़िया उन्होंने अपना रैली जो भी किया लोगों को बताया, और उस समय कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आया था। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा भी कि जैसे सरकार 5 किलो गल्ला देती है तो हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो गल्ला देंगे, और महिलाओं को 8500 रुपये पर महीने के हिसाब से दिया जाएगा, और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा, बिजली टाइम पे दी जाएगी। तो ये छोटे छोटे ये मुद्दे भी रहे। और कई थे कि जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी उम्र बीत जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, और बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, उसका भी एक मुद्दा रहा। जो युवा लोग थे उनको ज़बरदस्त वोट किए हैं। जो महिलाएं थी वो वोट किए हैं कि 8500 रुपये बहुत होता है। इस तरह की महंगाई में आजकल देख ही रहे, 200 रुपये किलो दाल चल रही है, तो महंगाई बहुत है। जाहिर तौर पर महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा चला। और हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी भी जुड़े। राहुल जी, आप भी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हो, काफ़ी सालों से आप मीडिया लाइन में हैं, और आपने देखा कि जो इस बार था बाराबंकी का, क्या लगा, क्या कवरेज में आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा था कि इस बार चुनावी मैदान में जो जिस तरह से पुनिया थे वो जीत सकते थे? देखिए, कहीं ना कहीं मतदान के दिन ही स्थिति साफ होती नज़र आ रही थी। जिस हिसाब से सुबह पोलिंग पर जब मतदाता इकट्ठा होना शुरू हुए तो जो उनमें उत्साह देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कह रही थी कि मार्जिन जब भी बढ़ता है, जब वोट बढ़ता है, जब ज़्यादा मतदान होता है तो हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि जो वोटर थे उनका उत्साह ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, और प्रत्याशी का चेहरा भी बहुत मायने रखता है चुनाव में। रही बात बाराबंकी के ज़मीनी मुद्दों की, तो पिछले 5 वर्षों में जो सांसद का कार्यकाल रहा है, यदि वो रिपीट हुए होते तो कहीं ना कहीं चुनाव पर फ़र्क पड़ता। लेकिन उनकी वीडियो वायरल होना या जो भी प्रकरण के होने के बाद उनका टिकट बदला जाना, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कला जो अंदरूनी जनपद के स्तर से थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर गई। जैसा कि दबी ज़बान में उनके पार्टी के कार्यकर्ता आज ही मतगणना के टाइम ये कह रहे थे कि बाहरी से ज़्यादा अंदर के लोग नुकसान कर गए। बाहरी से ज़्यादा अंदर के लोग नुकसान कर गए, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो वास्तव में विभीषण का काम किए। हम नीतीश मिश्रा सर के पास फिर से जाएंगे और यहीं से हम अपनी बात को विराम देंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि अब तो लगभग नतीजे आ गए, पूरे देश के नतीजे आ गए। जैसे अयोध्या, अब चूंकि ये पूरे विश्व का एक पटल है, ये राम मंदिर था, और इसे लेकर के बीजेपी काफ़ी उत्साहित थी। काशी जीत गई, लेकिन अब आपकी अयोध्या हार गई, और जो हॉट सीटें थी, रायबरेली जीत गई कांग्रेस, और आपकी अमेठी जीत गई। जिस तरह से, तो क्या लगा अब सरकार जो प्रधानमंत्री के रेस में अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, ये जो इंडिया अलायंस है, यानी कांग्रेस के जो गठबंधन है, ये कोई जोड़ तोड़ करेंगे, कोशिश करेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा अब तीसरी बार जो है जनता देख रही है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरा बहुमत नहीं पाई है। इसके साथ जो तमाम सहयोगी दल थे उनको लेकर अगर देखा जाए तो ये जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से इनके पास है कि ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी वो उस सरकार में भी संशय इस बात को लेकर है कि अगर इनके सहयोगी दल इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए तो असंभव है। और उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो जो ये, चूंकि अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है, नीतीश जी सबके हैं, तो अगर नीतीश जी सबके हैं तो कहीं अगर वो इंडिया गठबंधन की कॉल अप पे चले गया, शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा गठजोड़ में लगेगी तो कांग्रेस भी गठजोड़ में लगेगी। टीएमसी है, टीएमसी अभी न्यूट्रल थी, टीएमसी किसके साथ जीती है, ये एक बड़ा, चिराग पासवान हालांकि पहले घोषणा कर चुके थे, देखने वाली बात होती है वो किसके साथ जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे जो असर है, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को लेकर भी बड़ा उत्साह है, क्योंकि यूपी से जिस प्रकार से उन्होंने सांसदीय की सीटें हासिल की है, उनके कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का सामना किया जाए। एक ये बात ये भी कहा जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव को, अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव को केंद्र ले जाएगा या कोई बड़ा मंत्री पद भी उनको ऑफर किया जा सकता है। जो तमाम सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये अभी समय है। अभी जो फ्लोर टेस्ट होना है सर्टिफिकेट के बाद, जो रुझान है, ये रुझान परिणाम में जब तक बदलते हैं तब तक अभी थोड़ा सा समय है। तो अभी कुछ कहना इसके लिए जल्दी होगी। हालांकि जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी अगर गवर्नमेंट बना रही है तब भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों से ही उनको अपेक्षा है। जितना वो सहयोगी दलों की तरफ भागेंगे उतना ही कांग्रेस भाग रही है। तो उगते सूरज को सबको ही सलाम करता है, तो संभवतः जो भी सहयोगी घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है, अब जो पहले मनमानी आरोप लगते थे कि मोदी मनमानी करते हैं, मोदी जो चाहे वो करते हैं, जिस पर चाहे कार्रवाई कर देते, ईडी भेज देते, सीबीआई भेजते, तो क्या लगता है अब
वो चीजें हो पाएंगी भला? इस सरकार ने नहीं किया है। डीके जी आप बताइए जरा, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले आप बताइए किस सरकार ने नहीं किया। हाँ, एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी ने सबको ये बताया सरकार चलाई कैसे जाती है, ये पहले किसी को नहीं पता था। अगर ये पहले अखिलेश यादव को पता होता तो योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री ना होते। अगर ये बात पहले कांग्रेस को पता होती तो बीजेपी की गवर्नमेंट ना आती। सरकारें हैं, सरकारें अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं और सत्ता में जो रहता है उसको अपनी ताकत का एहसास रहता है। हर कोई मीडिया की बात आती है, बीजेपी ने जितना मीडिया के ऊपर बात आती कि अंकुश लगाया, तो आप उठाइए, उठा कर देखिए सबसे पहला अंकुश किस पार्टी ने लगाया था। भाई मीडिया की स्वतंत्रता पर सबसे पहला अंकुश कहाँ लगा? लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेता जो हैं वो बड़बोलापन इस बार नहीं किए, बीजेपी के नेताओं ने बड़बोलापन किया, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और अगर उनके अंदर अभी भी सुधार ना है तो आगे भी ऐसे उठाए जाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो एक प्रयोग था ये बहुत सफल हुआ है और इससे आने वाला 2027 का चुनाव भी प्रभावित होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है ये योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए भी विचारणीय बिंदु बन जाएंगे। यानी ये मान लिया जाए कि जिस तरह अखिलेश यादव का मैजिक चला है वो विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छा एक संकेत है। अखिलेश यादव का मैजिक इस चुनाव में नहीं चला है, अखिलेश यादव का मैजिक पिछले विधानसभा चुनाव में ही चल गया था, क्योंकि उनके तमाम जो कैंडिडेट थे वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, बहुत बड़ी मार्जिन से वो नहीं हारे थे। उस समय भी था, लेकिन उस समय मैसेज उनके जो जनता थी उनके पास नहीं पहुंचा था। इस बार मैसेज उनका इंडिया गठबंधन के साथ आने के बाद और अच्छे तरीके से पहुंच गया। जहां जहां इंडिया कांग्रेस से उनका फाइट होती थी, अब वही कांग्रेस सपा के साथ आ गई। तो इसका पूरा भरपूर फायदा, जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो मौजूदा समय में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। अब अखिलेश यादव का कैडर और बढ़ गया और अखिलेश यादव के साथ लेने से राहुल गांधी आज की देश में पीएम मोदी के कैडर के चेहरे हो चुके हैं और आने वाले भविष्य में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे। ये भविष्यवाणी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ी बात कही है। हमारे साथ अंकित मिश्रा जी। अंकित जी, काफी अरसे से आप मीडिया जगत में हैं, आप बताइए कि आपका जो कवरेज और अनुभव जो रहा, जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल रही इस 2024 के इलेक्शन में, जो पिछले 10 साल से बीजेपी चूंकि जीत रही थी, इस बार क्या लगा जब आप लोग फील्ड में गए? तो क्या क्या मुद्दे जनता के बीच थे? कैसे वो कहते थे, जब आप बात करते थे तो लोग क्या बताते थे? बेरोजगारी, महंगाई, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, बताऊं आपको गोस्वामी जी, हकीकत तो यही है कि बीजेपी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये तय मान लीजिए कि अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल में जो भी सीटें थी सब जो है गठबंधन ने जीतने का काम किया। उसके साथ साथ अयोध्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही बीजेपी की सीट, वहाँ भी हारना तो समझिए कि ये निश्चित रूप से लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा रही आज के इस चुनाव में और उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से इसके लिए बीजेपी के अंतरकलह ने बीजेपी को खा लिया आज की डेट में। और ये समझिए कि अभी नीतीश जी हमसे पहले कह रहे थे कि 27 में भी निश्चित रूप से भाजपा को एक बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना दिख रही है। सर, जिस तरह से ये आपने बताया, जैसे कि राम मंदिर एक बड़ा इशू था और वो जो था, तो क्या लगा कि जनता ने क्या राम मंदिर को मुद्दा को माना, या जो लोग परेशान थे उन्हें महंगाई या घर में खर्च कैसे चलाया जाता है, या वो परेशानियां ज्यादा नजर आई? देखिए, आज के समय में अधिकांश युवा बेरोजगार है। आप कह सकते हो बेरोजगारी सबसे बड़ा, लोगों के साथ महंगाई उससे बड़ी मुसीबत लोगों के साथ बनती चली आ रही है। मैं अभी बताऊं, कुछ दिनों पूर्व इसी बाराबंकी जिले में एक सफेदाबाद जगह पड़ती है, वहाँ एक आम आदमी ने पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने का काम किया था। उसके साथ ही उसके चंद दिनों बाद नगर कोतवाली के आवास विकास में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से आ रही थी, जिसमें कई मौतें हो गई। उनका आज तक कुछ हो नहीं पाया और सच्चाई यही है कि बेरोजगारी। और दूसरी बात यह कि भाजपा के पास कोई अपना मुद्दा नहीं रहा विकास का। विकास तो जो किया भाई किया मोदी ने, हम नहीं कह सकते हैं कि मोदी ने कोई विकास नहीं किया। निश्चित रूप देश के लिए उन्होंने किया, लेकिन उससे जनता नाखुश दिखी और उसका साफ परिणाम सामने आ गया कि आज बाराबंकी समेत अड़ोस पड़ोस के जो भी जिले इस मंडल के थे, सब में जो है भाजपा हारी है। ये सिर्फ भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है इनको, बाकी कुछ नहीं। तो भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस से लेड हुआ। 400 पार का जो नारा था वो इस बार नहीं सच साबित हुआ। जिस तरह से बातें आ रही थी, बड़े बड़े चैनल्स एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि फलाना जीत रहा है, उसकी इतनी सीटें चली गई, तो ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल
एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र भी जिंदा है। अगर जनता आपको सीट पर बिठाती है तो आपको नीचे गिराने का भी काम करती है, क्योंकि प्रकृति का भी नियम है कि बदलाव होते हैं। लेकिन बदलाव होने का मतलब ये नहीं कि आप अगर इंसान हैं तो आप भगवान को भी नहीं समझेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी मनमानी के साथ अगर सत्ता में आते हैं और सारी चीज़ें सब आप अपने हाथ में ले लेते हैं, तो आपके विपक्ष में अगर कोई अगर मजबूत दल नहीं है तो सीधी सी बात सुनवाई भी नहीं होगी। और बीजेपी की बहुत सारी वास्तव में अगर देखी जाए तो समस्या है। तो यही कारण कई सारी चीज़ें हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी पर जो हावी रही हैं। और आने वाले समय में जैसा कि हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, इसलिए बीजेपी को बहुत ही सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखना है कि देखिए जनता जनार्दन की लड़ाई है, या हिंदू मुस्लिम ईसाई इस तरह की बातें नहीं चलती हैं। यहाँ कई ऐसे जो है देवी देवताओं का अवतार हुआ है और उन्हीं के तहत हम लोग जीवित हैं और आज चल रहे हैं। तो आज की डिबेट में इतना ही। तो चलिए अब आप देखते हैं कि अब आने वाले समय में जो और भी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री की रेस में जोड़ तोड़ की चीज़ें और सहयोगी दल घटक दल मिला करके कैसे सरकार में और चीज़ें जोड़ करके, और क्या लालच क्या सागुफे छोड़ करके अब घटक दलों को मिला करके उन्हें मोटिवेट करने का काम किया जाता है। मैं ध्रुव गोस्वामी, वैशाली।